अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इंडिया में हमारे जो महापुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फुले 1848 को उन्होंने आंदोलन शुरू किया। शिवाजी महाराज के एक वंशज थे शाहूजी महाराज, उन्होंने उस आंदोलन को आगे चलाया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 तक इस आंदोलन को चलाते रहे। इसीलिए हमारी मूवमेंट 108 साल की मूवमेंट इंडिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू आए थे और यहाँ चौथी विश्व धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया था और उनके यहाँ आने पर विश्व के बड़े बड़े नेता भी यहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मदेश के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े नेता यहाँ उपस्थित थे। श्रीलंका के एक बड़े नेता भी यहाँ उपस्थित थे और यहाँ स्वयं उस दिन कार्यक्रम को राजा भी उपस्थित। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उस दिन का स्पीच था बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और अहिंसा। समिति के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म और अहिंसा इस विषय पर बोले, मगर ऐन वक्त पर डॉक्टर अम्बेडकर ने समिति के लोगों को आग्रह किया कि मैं बुद्धा या कार्ल मार्क्स इस विषय पर मैं बात करूं। बुद्ध चाहिए या कार्ल मार्क्स चाहिए? तो बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है नेपाल और उसकी कैपिटल है राजधानी काठमांडू। यहां पर इस विषय के संदर्भ में चर्चा करने का अम्बेडकर साहब का हेतु क्या है? 1956 का पीरियड एक अलग है और अभी नेपाल के लोगों का सोचने का तरीका अलग हो गया। अम्बेडकर साहब ने 1956 को कहा था कि बुद्धा आपका है, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं। बुद्धा जो है ये आपका है, आपको कहीं से आयात करने की, पार्सल करने की, उधार लेने की जरूरत नहीं है। मगर दो चॉइस है, बुद्धा या कार्ल मार्क्स। तो इसका अध्ययन करने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये बहुत प्राउडली कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक कम्युनिटी का लीडरशिप नहीं कर रहे थे। उस समय वैश्विक लेवल पर बुद्धिज्म का वैश्विक लीडरशिप कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें, जो मुद्दे उठाए, हमारी बहन ने उसका नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। वो पहला मुद्दा था कि कंपैरेटिव मार्क्सिज्म या साम्यवाद और बुद्धा या बुद्धिज्म का कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है। जब वो यहाँ आए थे तब वो बुद्धिस्ट बन चुके थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब यहाँ काठमांडू आए थे तो वो इंडिया के जिस कम्युनिटी के थे, वहाँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, आजकल दलित कहते हैं, यहाँ भी दलित है। तब वो दलित नहीं थे, तब वो बुद्धिस्ट बन के यहाँ आए थे। और चाइना और नेपाल भी और इंडिया में भी मार्क्सिज्म या साम्यवाद के नाम पर राजनीति चल रही है। नेहरू तो खुद को समाजवादी कहते थे। वो समाजवादी नहीं थे, वो ब्राह्मणवादी थे। मगर वर्ल्ड लेवल पर किसी इज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, ये नाटक किया जा रहा था, ड्रामा किया जा रहा था। एक ट्रीटी हुआ था चाइना के साथ, तो उसको नाम दिया था पंचशील। चाइना के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी किया था, उसको नाम दिया था पंचशील। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन खड़े किए हैं। उसके पीछे उनकी दुरा भावना नहीं थी,
उसके पीछे इंडिया और नेपाल में और इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज में जो चल रहा था, कार्यकलाप चल रहा था, नई एक्टिविटी चल रही थी, जिससे बुद्धिज्म को बड़ा डैमेज होने का उनको खतरा था, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने आगाह किया। उन्होंने ये कहा था नेपाल में आकर कि भविष्य में नेपाल का भविष्य अगर कम्युनिज्म की तरफ रहेगा तो नेपाल में ब्राह्मणवाद स्थापित होगा। आज नेपाल की स्थिति क्या है? नेपाल की स्थिति ब्राह्मणिज्म की तरफ है, इंडिया की स्थिति ब्राह्मणिज्म की तरफ है। इंडिया में भी बुद्धिज्म का हेट किया जाता है, नेपाल में भी बुद्धिज्म का हेट किया जाता है। मैं फॉरेन से आया हूं, मैं दूसरे कंट्री से आया हूं, मैं विकिपीडिया पर सर्च कर रहा हूं कि नेपाल में बुद्धा का बर्थ हुआ है तो कम से कम यहाँ बुद्धिस्ट लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मुझे विकिपीडिया बता रहा है कि बुद्धिज्म की संख्या केवल 4% है और 0.37 क्रिश्चियन है और टोटल नेपाली रिलीजन हिंदुइज्म है। यानी जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी धर्म को अफीम कहने की है, धर्म को तवज्जो न देने की है, उन लोगों ने हिंदुइज्म कैसे फैलाया? ये मान्य किया जा सकता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की यहाँ सरकार है तो यहाँ के लोग निधर्मी लोग हैं, यहाँ कोई विशेष धर्म को यहाँ की गवर्नमेंट प्रोत्साहन नहीं देती। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को जो क्वेश्चन खड़े किए, मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। आप लोग इस बात को अन्यथा ना लें। जो क्वेश्चन उन्होंने खड़े किए थे, नंबर 1 क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया था, उन्होंने बहुत सही भाषा में ये कहा था 1956 को कि बुद्धा को जन्म में 2500 वर्ष पूरे हो गए हैं और कार्ल मार्क्स और बुद्धा के बीच का जो पीरियड है वो 2381 वर्ष का है। इतना अंतर है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सवाल खड़ा किया कि मार्क्स ने क्या खोजा। तो मार्क्स का सिद्धांत है साम्यवाद। एक शोषित वर्ग है, एक शासक वर्ग है और मुट्ठी भर लोगों के पास वेल्थ होना, संपत्ति होना, पावर होना, ये गरीब और सर्वहारा लोगों के दुख की वजह है। यानी कार्ल मार्क्स ने एक खास सिद्धांत प्रस्तुत किया, दुख का कारण है मुट्ठी भर लोगों के पास पावर होना, सत्ता होना, संपत्ति होना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये क्वेश्चन खड़ा किया कि दुख है और दुख का कारण है, ये बात अकेले कार्ल मार्क्स ने पहली बार बताई है क्या? क्या दुनिया के वो पहले व्यक्ति है क्या जिन्होंने ये बताया दुख है और दुख का कारण ये है? तो उन्होंने जवाब दिया बाबा साहब ने कि 2500 वर्ष पहले शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने पहली बार ये बताया फोर नोबल ट्रूथ में दुख है, दुख का कारण है और दुख से बाहर आने का रास्ता भी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कार्ल मार्क्स और बुद्धा में अगर तुलना करें तो दोनों को एक कॉमन रहस्य पता चला है, दुख है, दुख का कारण है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और संगठित रूप से हिंसक अभियान के द्वारा, हिंसा के द्वारा वो पावर को छीन लेना चाहिए, सत्ता को छीन लेना चाहिए। अरे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हिंसा है, बुद्धा का सिद्धांत हिंसा नहीं है। बुद्धा का सिद्धांत है थॉट में परिवर्तन करना, विचार में परिवर्तन करना, बेसिक परिवर्तन करना। बुद्धा ने निराशावाद नहीं सिखाया। यहां तक कि राजा जब लड़ाई लड़ते थे तो वर्षकार नामक व्यक्ति, अजातशत्रु के द्वारा एक वर्षकार नामक व्यक्ति बुद्धा के पास गया और कहा कि हम वज्जी लोगों पर हमला करना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? तो बुद्धा ने
वज्जी लोगों का पक्ष लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में आकर कहा, बुद्धा ने वज्जी लोगों का पक्ष लिया और कहा वज्जियों को हराना असंभव है, क्योंकि वो इन कानूनों का पालन करते हैं, अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वज्जियों का उदाहरण देकर कहा कि बुद्धा वज्जी गण संघ को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को वज्जी गण संघ ने प्रोड्यूस किया था। जो 16 महाजनपद थे उसमें एक वज्जी गण संघ था, जो वैशाली का प्राचीन गण संघ था, उन्होंने ही लोकतंत्र को पैदा किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वही वज्जी गण संघ को आदर्श मानकर बुद्धा ने भिक्षु संघ बनाया, एक आदर्श समाज बनाया जिसको भिक्षु संघ कहते हैं, और उनका एक कानून बनाया। साम्यवाद कहता है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सबकी प्रॉपर्टी एक रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया 2500 साल पहले, तो बुद्धा ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि भिक्षु का कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ये विहार है, ये हमारे मंक्स है, ये मंक्स के नाम पर ये विहार नहीं है, ये इसको संचालित कर रहे हैं। इनके जाने के बाद कोई दूसरा मंक्स आएगा, वो इस विहार को चलाएगा, और ये विहार जनता के द्वारा डोनेट करके दिया गया है, बाहर तख्ती लगा के उनके नाम लिखे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि बुद्धा ने एक आदर्श भिक्षु संघ बनाया, और जिसमें समानता का व्यवहार होता था, उसमें जो नियम होते थे कि भिक्षुओं को यही वस्त्र रखना चाहिए, 3 वस्त्र रखना चाहिए, बाल काटने वाला वस्त्र रखना चाहिए। तो भिक्षु संघ के नियम ये साम्यवाद से भी बड़े। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने अपने उस स्पीच में कहा कि बुद्धिज्म में सारी बातें समाहित है, राजनीतिक बातें भी समाहित है। बुद्धिज्म अहिंसा का पक्षधर है, मगर हिंसा को नकारता नहीं है, जायज बातों के लिए हिंसा जरूरी है, ये बुद्धिज्म ने मान्य किया है। मार्क्स की बातें कौन कौन सी है? मार्क्स हिंसा का समर्थक है। दूसरा, जो दमित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको डिक्टेटर चाहिए। जो शोषित लोग होते हैं वहां डिक्टेटरशिप चल सकती है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक आपको राज करना है तो डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी इंडिया ने पैदा किया है, वज्जी गण संघ ने पैदा किया है, और साम्यवाद के नाम पर भारत में और नेपाल में क्या फैला? साम्यवाद के नाम पर पॉवर्टी इंडिया में भी आ जाए, नेपाल में भी पॉवर्टी आ जाए। बड़े पैमाने पर नेपाल में भी माइग्रेशन होते हैं, बड़े पैमाने पर इंडिया में भी माइग्रेशन होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल भी अव्वल जा रहा है, भारत सबसे अव्वल जा रहा है। भूखमरी में भी इंडिया अव्वल जा रहा है, नेपाल भी अव्वल जा रहा है। तो क्या गड़बड़ हुआ? मार्क्सवाद इंडिया में और नेपाल में विफल क्यों हुआ? अंबेडकर बात सिद्धांत के आधार पर कंपैरेटिव कर रहे हैं कि मार्क्स आपको कुछ दे सकता है, मगर बुद्धा आपको सब कुछ दे सकता है। बुद्धा के पास एक चीज नहीं, बुद्धा के पास हर एक चीज है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का दावा है। मगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नंबर 1 का अम्बेडकर का अपोज का दावा है कि मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी इस आधार पर खड़ी है कि धर्म आप ही में। अम्बेडकर साहब कहते हैं, कार्लाइल का उन्होंने उदाहरण दिया, कार्लाइल का एक उदाहरण देकर उन्होंने अपने स्पीच में यह कहा कि सुअर की तुलना दी गई है आदमियों को, यानी उसको खिलाओ, मजबूत करो और काटो और खाओ। आदमी और सुअर एक नहीं हो सकता। आदमी को रोटी की जरूरत है, उसी तरह उसको कोई मॉरल और इथिक की जरूरत है, और वो जो मॉरल और इथिक्स दे सकता है, कौन से इथिक्स? न्याय, समता, समानता, भाईचारा। ये जो प्रिंसिपल हैं, ये केवल और केवल बुद्धिज्म दे सकता है। तो ये कहना अम्बेडकर के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं धार्मिक रूप से जो उनका सिद्धांत है, धर्म अफीम की गोली है, धर्म को नशा का दर्जा दिया गया है। तो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं ये मटेरियलिज्म है,
कि आप धर्म को माइनस करो और मॉरल और इथिक्स को माइनस करो। मॉरल इथिक्स क्या होते हैं? आज सबको आजादी है, कौन सा कपड़ा पहन सकता है, खाना क्या खा सकता है, आजादी के नाम पर कोई नंगा भी घूम सकता है, मगर उसका मॉरल इथिक्स उसको अलाउ नहीं कर रहा है। मॉरल इथिक्स समाज में जरूरी है। हर बात डंडे से नहीं हो सकती, हर बात कानून के डर से नहीं हो सकती। कल्चर, मॉरल इथिक्स महत्वपूर्ण है जो बुद्धिज्म ने दुनिया को दिया। तो अंबेडकर साहब का इस बात के लिए अपोज है कि मार्क्सिज्म कह रहा है कि धर्म अफीम की गोली है। अंबेडकर साहब कह रहे हैं इसके आड़ में इंडिया में कल ब्राह्मणवाद जिंदा होगा, जैसे आज नेपाल में जिंदा हो गया। नेपाल को ब्राह्मणवादी लोग, कम्युनिस्ट ब्राह्मणवादी लोग हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट है। इनका हिंदू राष्ट्र से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। कम्युनिज्म किसने लाया नेपाल में और भारत में? कम्युनिज्म लेनिन, माओ, कार्ल मार्क्स ने इंडिया में नहीं लाया। इंडिया में जो कम्युनिज्म लाया तब वर्ल्ड वार की सिचुएशन थी। इंडिया में जो अलग अलग इज्म आए, सोशलिस्ट इज्म आया, मार्क्सिज्म आया, ब्राह्मणों ने एक नया इज्म किया गांधीवाद, वो ब्राह्मणवाद का ही रूप था, गांधीवाद। इंडिया में जिसने कम्युनिज्म लाया उस व्यक्ति का नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। इज महाराष्ट्रियन ब्राह्मीण, कोकणस्थ ब्राह्मीण, चित्पावन ब्राह्मीण। और उस व्यक्ति का कैरेक्टर ये है कि वो व्यक्ति के कारण डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारे। श्रीपाद अमृत डांगे जो व्यक्ति है, ये फर्स्ट इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का मुंबई में, वो चुनाव के लिए खड़े थे। तो श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट का फाउंडर है, उसने ये रैलियों में, भाषण में ये कहा था अंबेडकर को वोट देने से अंबेडकर जीतने वाले नहीं है, उनको वोट देने की बजाय ये वोट को सड़ाओ। जिसने इंडिया का डेमोक्रेसी को निर्माण किया उस व्यक्ति को नेहरू को हराने के लिए तैयार था। नेहरू इज ब्राह्मीण, मगर श्रीपाद अमृत डांगे का क्या इंटरेस्ट था? बिकॉज ही इज ब्राह्मीण। आज जो थ्योरेटिकल हमारे लोग मार्क्सिज्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो मार्क्सवाद में दोष नहीं है, मगर जिनके थ्रू इसका प्रचार हो रहा है वो उसके थ्रू ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे लिए समस्या है। श्रीपाद अमृत डांगे फाउंडर है इंडिया और नेपाल के कम्युनिज्म। 1944 को उनको जेल हुआ, ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने किताब लिखी है, गूगल पर भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। उनकी किताब का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यानी वो बहुत आगे चले गए। वो मार्क्स से, दास कैपिटल से आइडियोलॉजी लेना चाहिए था, वो उसको छोड़ दिया। और जेल में जाने के बाद उन्होंने एक नया रिसर्च किया कि मार्क्स के पहले साम्यवाद, यानी मार्क्स के बाद का साम्यवाद नहीं है, मार्क्स के पहले का साम्यवाद। तो उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म नामक किताब में यह लिखा कि हम ब्राह्मण लोगों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, दिस इज साम्यवाद। श्रीपाद अमृत डांगे ने व्याख्या क्या किया कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, ब्रह्मा की कमर से पैदा हुआ वैश्य है, और ब्रह्मा की पैर से जो पैदा हुआ शूद्र है। दिस इज साम्यवाद। उसने आगे लिखा कि हमारा प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हम गाय काट कर खाते हैं, और हम ब्राह्मण लोग यज्ञ बनाकर गाय काट कर खाते थे, और गाय के साथ साथ हम सूरा पीते थे, शराब पीते थे। और हम ब्राह्मणों में कोई इसको लेकर, गाय के मांस को लेकर या शराब के लेकर झगड़ा नहीं होता था। दिस इज साम्यवाद। यानी हमारे लोग जो है रशिया की तरफ देख रहे हैं कम्युनिज्म कैसा है, चाइना की तरफ देख रहे हैं माओइज्म कैसा है, लेनिन की आइडियोलॉजी कैसी है। उधर से हवा नहीं आ रही है हमारी तरफ, हवा आ रही है इधर से, इंडिया से, महाराष्ट्र से, पूना से, बीएचयू से, दिल्ली से। उनकी आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिज्म के नाम पर उन ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद खत्म हुआ क्या? अगर उन्होंने मार्क्सिज्म को अपनाया, साम्यवाद को अपनाया, तो उनको इंसान को इंसान देखना चाहिए था, खुद को इंसान मानना चाहिए था, मगर वो भूले नहीं वो ब्राह्मण है।
1931, 1930, 1929 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। अंबेडकर वहां हीरो बन गए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। वहां से वो लौट आए तो उनको राइट मिला 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, यानी ब्रिटिश लोगों ने मान्य किया कि अनटचेबल आर नॉट हिंदू। गांधी जी ने अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट थोपा यानी जबरन उनको हिंदू बनाया। इन 1934 को उनको मालूम था कांग्रेस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको मालूम था कि जो लंदन में हुआ वो कल कानून बनने वाला है, और 1935 को सेकंड इंडिया एक्ट बना, 1937 को फर्स्ट इलेक्शन हुआ। तो कल इलेक्शन करना है तो कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक मूवमेंट करने वाली पार्टी थी, मूवमेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। तो गांधी जी ने और कांग्रेस के लोगों ने मीटिंग करके एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। इन 1934 इंडिया में कांग्रेस के लोग जो कट्टर ब्राह्मणवादी थे उन लोगों ने एक सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। और एक दिन पत्रकार ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, व्हाट इज सोशलिज्म? तो गांधी जी ने जवाब क्या दिया, वर्ण व्यवस्था के अनुसार सभी को रहना चाहिए और निचले जातियों को ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के आधार पर सभी वर्ण के लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। दिस इज सोशलिज्म। यानी हमारे नेपाल के भाई वो वहां की थ्योरी पढ़ रहे हैं, रशिया की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन हो रहा है, प्रैक्टिकल तो जाति व्यवस्था का समर्थन हो रहा है। इंडिया और नेपाल में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है ऑन रिकॉर्ड अभी तक नेशनल प्रेसिडेंट एक भी दलित नहीं हुआ, आपके नेपाल में भी नहीं हुआ और इंडिया में भी नहीं हुआ। जिनका सिद्धांत समानता लाना है, जिनको सर्वहारा लोगों को अधिकार देना है, तो ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो सकता। अगर आप जो मानते हो हमको आदमी मान रहे हो, आज हम पढ़े लिखे हैं, नेपाल के हमारे लोग पढ़े लिखे, इंडिया के डाउन टू अर्थ पीपल पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपके पार्टी का झंडा डंडा धोते धोते मरने तक आपके कार्यकर्ता रहेंगे? क्या आपका लीडर हम नहीं बन सकते? इंडिया में और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कोई ट्राइब्स बनाए नेशनल लीडर, कोई ओबीसी बनाए नेशनल लीडर, कोई दलित बनाए नेशनल लीडर। उनका एजेंडा क्लास है। इंडिया और नेपाल के लोगों का एजेंडा क्लास है, उनका एजेंडा कास्ट नहीं है, उनका एजेंडा क्लास है। यानी जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, एक सर्वहारा के नाम पर एक क्लास बना लो और एक शोषित के नाम पर बना लो और उनको इस्तेमाल करो। और जब कास्ट की बात आती है, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट लोग ये डिबेट करते हैं, हम कास्ट को मानते नहीं हैं, हम कास्ट पर यकीन नहीं करते, हम छुआछूत नहीं मानते, इसीलिए कास्ट पर नो डिबेट, इसीलिए कास्ट पर नो डिस्कशन। ये पलायनवाद है। कास्ट प्रैक्टिकल है। आप ये कहकर उससे हाथ झाड़ नहीं सकते हो कि मैं कास्ट को नहीं मानता हूं, मगर ये कहने से कास्टिज्म एबॉलिश थोड़ी हुआ है, कास्टिज्म प्रैक्टिकल है। मैं इंडिया से आया हूं, तो जब मैं पहली बार मेरे दलित भाइयों से सुना तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि यहाँ इस कैपिटल में किसी दलित लड़के को या किसी दलित व्यक्ति को किराए से रूम नहीं मिलता, जबकि ये स्टेट कम्युनिज्म को फॉलो करता है। अगर कोई कह रहा है मैं कास्टिज्म को नहीं मानता हूं, रिजल्ट क्या है आपके सामने। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमें धर्म बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का धर्म हमारा धर्म नहीं है। इंडिया में नेहरू ब्राह्मणिज्म को स्थापित करने वाला पहला सोशलिस्ट व्यक्ति है। बुद्धा का बर्थ लैंड है ऐसा मानकर चलते। इंडिया में भी वही हाल है। इंडिया में ब्राह्मणिज्म मजबूत हो रहा है,
तो उसके खिलाफ वहां आइडियोलॉजिकल हम लोग फाइट कर रहे हैं। मैं नेपाल के भाइयों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप यहां भी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। आदिवासी अलग लड़ रहा है, मेवाड़ बुद्धिस्ट अलग लड़ रहा है, दलित लोग अलग लड़ रहे हैं, इससे होने वाला नहीं। जो सारे नॉन ब्राह्मीण है वो इकट्ठा आ सकते हैं। आपकी पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, हमारी तो बहुत ज्यादा है। हमें समझाने में बहुत 45 साल लगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। अगर यहाँ के बैकवर्ड कास्ट के लोग अगर इकट्ठा आते हैं और वो राजनीतिक फ्रंट बनाते हैं, सामाजिक फ्रंट बनाते हैं, रिलीजियस फ्रंट बनाते हैं, हर मोर्चा उनको खोलना चाहिए, तो यहाँ के रूलिंग क्लास आप बन सकते हैं। ब्राह्मण हमारा माँ बाप कैसे हो सकता है? हमारा माँ बाप तो हम हो सकते हैं। तो मैं इस मौके पर इतनी अपील कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब ने जो आगाह किया था 1956 को, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस धोखे की घंटी को हम नहीं समझ पाए। रिजल्ट ये आया, आज की तारीख में लोकतंत्र जरूर है मगर ब्राह्मणिज्म नेपाल पर हावी हो गया है। अगर इस ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजी को परास्त करना है और शोषित लोगों को यहाँ रूलिंग क्लास बनना है, तो हमें अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को, बुद्धा की आइडियोलॉजी को, सम्राट अशोक की आइडियोलॉजी को अपनाना होगा, जिससे नेपाल का उत्थान होगा और दुनिया के लोग नेपाल के साथ कनेक्ट करेंगे। मार्क्स के नाम पर दुनिया के लोग कनेक्ट होने वाले नहीं है, साम्यवाद के नाम पर दुनिया के लोग आपको मदद करने वाले नहीं हैं। अशोका, बुद्धा और अंबेडकर की आइडियोलॉजी से दुनिया के लोग आपको आपका भाई मान सकते हैं, आपकी मदद में आ सकते हैं। भविष्य खतरा है, भविष्य में नेपाल को जबरदस्त खतरा है। इंडिया के ब्राह्मणिस्ट लोगों को सिटीजनशिप दी जा रही है नेपाल में, ये डेंजर खतरा है। बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा रहा है और यहाँ का जो रिसोर्स है वो बॉम्बे में सड़ रहा है। यहाँ के नौजवान बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, पूना में जॉब कर रहे हैं। मैं कई जगह पर गया तो उनको मिला, मैंने कहा मुझे एक सम्मेलन में बुलाया पूना में, 400-500 नेपाली लोग थे। तो सम्मेलन होने के बाद मैंने उनको पूछा, वो धागा बांधा था, वो भगवा गमछा डाला था। मैंने कहा भाई नेपाली भाई तुम कौन हो? बोले मैं थापा हूँ। तुम कौन हो? शेरपा हो। तुम कौन हो? मैं लामा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं शिवसेना में काम कर रहा हूँ, मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। यानी वहां भी लीडरशिप कर रहे हैं। वहां अंबेडकर का आइडियोलॉजी का लीडर नहीं है, वहां जो प्रतिक्रांति करने वाली आइडियोलॉजी है वहां जाकर वो काम कर रहे हैं। क्यों वो काम कर रहे हैं? इधर ही वो आइडियोलॉजी नहीं है, तो वहां आइडियोलॉजी उनको कौन बताएगा? मैं ये आगाह कर रहा हूँ, आने वाले समय में इंडिया में नरसंहार होने वाला है और आने वाले समय में नेपाल में भी नरसंहार होने वाला है। मैं किस आधार पर बता रहा हूँ? डेमोक्रेसी का आधार होता है सुरक्षा, डेमोक्रेसी का आधार होता है जॉब सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी का आधार होता है समानता, भाईचारा, आजादी, बोलने की आजादी। अब देखो इंडिया में बोलने की आजादी लगभग खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, उसका घर बुलडोजर से उड़ा दिया गया। कोर्ट में कोई जा रहा है, उसको गोलियों से मार दिया गया। यानी जज ने मारा ही नहीं, जज ने फांसी पर चढ़ा ही नहीं। 2029 में इंडिया में चुनाव होने वाले नहीं है, 2029 में चुनाव होने वाले हैं, मगर वो चुनाव होने वाले नहीं है। उसके लिए उन्होंने अंदर ही तैयार कर लिया और उसको नाम दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो वहां होगा वो यहाँ आएगा, आप उससे अलग नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते नेपाल से हमारा कोई ना, भारत से हमारा कोई नाता नहीं है, वो वहां की कंट्री है, यहाँ की कंट्री है, वो वहां का कानून है, यहाँ का कानून है। यानी वहां तानाशाह चुना जाएगा, वहां एमपी एमएलए चुने नहीं जाएंगे। यहाँ भी तानाशाह की जरूरत उनको महसूस होगी। वर्ण व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है, जाति व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है और नेपाल में भी इस बात का अमल किया जा रहा है। यहाँ कोई आइडियोलॉजी चाहिए, लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा हूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग लड़ रहे हैं, मगर उनका नेशनल लेवल पर कोई फिगर नहीं है, नेशनल लेवल पर कोई लीडरशिप नहीं है, कोई बेसिक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। केवल भावनात्मक मूवमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। 4 बातें महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्य चाहिए, आपका पास उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, हमारा एक उद्देश्य हो सकता है
आज नहीं तो कल हम नेपाल के रूलिंग क्लास बन सकते हैं। आज नहीं तो कल बन सकते हैं। हमें ये काम करना चाहिए कि हम नेपाल के मूल निवासी यहाँ का रूलिंग क्लास बन सकता। नंबर 1। नंबर 2 उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2 विचारधारा होनी चाहिए। नंबर 3 रणनीति होनी चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए। और लीडरशिप अंडे से पैदा नहीं होती है। लीडरशिप बड़ी बड़ी एकेडमिक डिग्रियां लेने से भी पैदा नहीं होती है। लीडरशिप लड़ाई लड़ने से पैदा होती है। और लड़ाई लड़ने के लिए नेपाल में मनोज जयगढ़ी जैसे और शाक्य साहब जैसे, ये हमारी बहन जैसे लोग आगे आ रहे हैं। हमें खुशी है, हम आपको साथ सहयोग दे सकते हैं। और यहाँ नेपाल में भी हम 3-3 महीने के टूर पर आने वाले, केवल 1 या 2 दिन के लिए नहीं, हम आने वाले समय में ट्रेनिंग कैंप लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। और ये जो आइडियोलॉजी है हमारे पुरखों की, इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। मेरी बातें थोड़ी कुछ तीखी हो सकती है, थोड़ी आलोचना करने वाली हो सकती है, मगर आपका एनिमी और मेरा एनिमी एक है। और उस एनिमी का नाम विदेशी ब्राह्मण है। उसका डीएनए भारतीय नहीं है, उसका डीएनए नेपाली नहीं है, उसका डीएनए वेस्ट यूरेशिया। और नेपाल के ब्राह्मणों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 है। उसके डीएनए का नाम है R1A1। और हमारे अपने लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। यानी हम मूल निवासी लोग हैं और वो विदेशी लोग हैं। कितनी दुख की बात है कि विदेशी लोग हम पर राज कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, दुख की बात है, समीक्षा करने की बात है। धन्यवाद।